तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत मिहिर और किरण से होती है, जो कि परी की शादी की गेस्ट लिस्ट बना रहे होते हैं। मिहिर इस बार बहुत भावुक होता है। वो किरण से कहता है कि इस बार वो चाहता है कि परी की शादी में कोई कमी या रुकावट ना आए। ये शादी बहुत धूमधाम से हो और परी की हर इच्छा पूरी हो। किरण फिर मिहिर को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक होगा। फिर मिहिर पुरानी यादों को जिंदा रखते हुए करिश्मा और उसकी बेटी को भी लिस्ट में शामिल करने को कहता है। तभी उतने में तुलसी मिहिर से बात करने आती है। तुलसी एक खबर देती है कि नयना किसी से प्यार करती है और उसकी जिंदगी में कोई आ गया है। तो तुलसी को उम्मीद होता है कि मिहिर ये खबर सुनकर खुश होगा, लेकिन मिहिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें परी की शादी पर ध्यान देना चाहिए, न कि नयना पर। तभी तुलसी कहती है कि मिहिर को हमेशा नयना के अकेलेपन की चिंता रहती थी, लेकिन अब जब नयना की जिंदगी में कोई आ गया है और वो सेटल होने जा रही है, तो मिहिर को खुश होना चाहिए ना। तो मिहिर इस बात को भी इग्नोर करके जाने लगता है। तब तुलसी उसे रोकती है और एक खतरनाक सवाल पूछती है। वो मिहिर को याद दिलाती है कि वो खुद नयना के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो अब क्यों एक्साइटेड नहीं है वो। तो ये सुनकर मिहिर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं तुलसी को उसके और नयना के बीच हुई पिछली घटना का पता तो नहीं चल गया। तो डर के मारे वो पूछ बैठता है, कौन सा रिश्ता। तो तुलसी राहत देती है और स्पष्ट करती है कि वो अंगद और मिताली की टूटी हुई समधी संदन के रिश्ते की बात कर रही है। तो मिहिर को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन वो तुरंत काम का बहाना बनाकर उस चर्चा को वहीं खत्म कर देता है। फिर इधर अकेले में मिहिर की चिंता बढ़ जाती है। वो जानता है कि नयना की जिंदगी में कोई नहीं है और नयना तो सिर्फ उसे ही चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कहानी चौल की तरफ मुड़ती है। वृंदा अंगद को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए साथ जाती है। तभी वृंदा अनजाने में सुहास से टकरा जाती। सुहास, जो जेल से वापस आया होता है और अभी भी शुद्रा नहीं होता है, गुस्से से वृंदा को घूरता है और दोनों को देखकर नाराजगी से चला जाता है। इधर सुहास के जाते ही वृंदा अंगद को कहती है कि सुहास जेल से वापस आया है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वृंदा कहती है कि सुहास जैसे लोग कभी नहीं बदलते। फिर वृंदा एक बड़ी बात कहती है। वो सुहास की तुलना रणविजय से करती है और कहती है कि दोनों एक जैसे ही हैं। वृंदा को उन लड़कियों पर तरस आता है जो रणविजय और सुहास जैसे लड़कों के झूठे प्यार में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। उसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि वो बस स्टॉप तक अकेले चला जाएगा और वृंदा को सुरक्षित घर जाने को कहता है। तो वृंदा जैसे ही घर की ओर मुड़ती है, अंगद अचानक उसके गाल पर प्यार से किस कर देता है और शर्मा कर भाग जाता है। इधर वृंदा इस अचानक मिले प्यार से शर्मा जाती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और सुहास रणविजय के पास आता है और पुष्टि करता है कि मैंने कहा था ना कि अंगद और वृंदा का चक्कर चल रहा है, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। इधर रणविजय सुहास को बताने लगता है कि अब अंगद चौल में आ गया है और दोनों उनकी आंखों के सामने रहेंगे। इधर सुहास अंगद के घर से निकाले जाने पर ताना मारता है कि अच्छा हुआ कि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद रणविजय सुहास को अपनी असलियत बताने लगता है। वो कहता है कि अंगद का घर से जहाँ उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब वीरानी हाउस में अंगद की जगह वो लेगा। इधर रणविजय का असली मकसद सामने आता है। वो कहता है कि एक बार शादी हो जाए फिर वीरानियों की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इधर सुहास रणविजय की तारीफ करता है कि उसे लड़की भी मिलेगी और दौलत भी। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अंगद ने रणविजय और सुहास की ये सारी बातें सुन ली होती है। रणविजय की सच्चाई जानकर अंगद पूरी तरह से स्तब्ध और हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ मिहिर ऑफिस में ऋतिक से बात कर रहा होता है और कहता है कि अंगद की गैर मौजूदगी में अब सारा ऑफिस का काम ऋतिक को संभालना होगा। तभी मिताली मिहिर को बताती है कि नयना चाहती है कि अब वो सारा बिजनेस संभाल ले। तो मिहिर नयना के बिजनेस को बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करते हुए मिताली को भी लगन से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तभी मिहिर को बाहर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। तो मिताली बताती है कि बाहर रमन अंकल आए हैं। इधर दूसरी तरफ रमन ऑफिस की सेक्रेटरी से खुलेआम फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि अगर वो कभी जॉब छोड़ना चाहे तो रमन उसे यहाँ से ज़्यादा सैलरी देगा। तभी मिहिर रमन के पास आकर पूछता है कि वो उनके ऑफिस में क्या कर रहा है। तो रमन कहता है कि नोएना ने उसे मिताली को उनके कैबिन में सेटल करने के लिए भेजा है। इधर मिहिर फिर रमन को नोएना का कैबिन दिखाता है। रमन देखता है कि नोएना और मिहिर का कैबिन आमने सामने है। इधर रमन अब सीधे मिहिर पर निशाना साधता है। वो मिहिर से पूछता है कि उसमें ऐसा क्या है कि नोएना उसे अकेला छोड़कर यहाँ इंडिया आ गई। वो ज्वेलरी शॉप वाली घटना का जिक्र करते हुए पूछता है कि क्या मिहिर अब भी नाराज है। तो मिहिर वहीं खड़ा सिक्योरिटी को वहां से जाने के लिए कह देता है। तो रमन की घटिया सोच अब खुलकर सामने आती है। वो कहता है कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को अगर बॉस अट्रैक्शन दे और शॉपिंग करा दे तो वो लड़कियां बदले में बहुत अच्छा काम करती हैं। रमन इस सोच को मर्दों की बात कहकर सही ठहराता है, जहां घर पर बीवी और बाहर दूसरी लड़कियां होती है। इधर रमन की इन बातों पर मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है। मिहिर नाराजगी से कहता है कि वो अपनी सोच को रमन की तरह घटिया ना समझे। वो रमन को अपना काम करके वहां से जाने को कहता है। दूसरी तरफ मिहिर ऋतिक को बता रहा होता है कि आज उनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है होटल में। वो दोनों उसी होटल की तरफ जाने का सोच रहे होते हैं जहां अंगद को नौकरी मिली होती है। इसके ठीक बाद कहानी दो भाइयों की उस बातचीत पर आती है जो एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा होता है। अंगद
अपने भाई ऋतिक को फ़ोन करता है और उसे रणविजय के खतरनाक इरादों के बारे में कहता है। वो कहता है कि रणविजय पापा को धोखा दे रहा है और उसका मकसद सिर्फ वीरानी परिवार की जायदाद हड़पना है। इधर अंगद गुस्से में कहता है कि वो रणविजय को कभी अपनी जगह लेने नहीं देगा। इस पर ऋतिक भी कहता है कि वो तो पहले दिन से ही रणविजय पर शक कर रहा था। तो अंगद फिर उसे घर और पापा दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है और कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर परी की शादी रोकनी होगी। तो ऋतिक उसे कहता है कि उन्होंने चालाकी से शादी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है और इससे पहले कि अंगद अपनी नई नौकरी और रेस्टोरेंट का नाम बता पाता, मिहिर ऋतिक को मीटिंग के लिए बुला लेता है और एक बड़ा सच अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ मिताली परी को एक और झूठी खबर देती है। वो बताती है कि नोएना अपने बिजनेस पार्टनर रमन से शादी करने वाली है। ये सुनकर परी हैरान रह जाती है क्योंकि वो रमन को एक चीप और घटिया इंसान मानती है। लेकिन उसके दिल में एक और सवाल उठ रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो पापा और नोएना आंटी की लव स्टोरी का क्या होगा। उधर दूसरी तरफ ऋतिक अपनी माँ और बहन शोभा को अंगद की सुनी हुई सारी बातें बताने लगता है। तुलसी को अब यकीन हो जाता है कि रणविजय एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, लेकिन उसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। और यही ऋतिक एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का आइडिया देता है। तो तुलसी, जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इस प्लान के लिए मान जाती है। उसकी आंखों में एक माँ का संकल्प होता है जब वो कहती है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपने परिवार को उस धोखेबाज रणविजय से बचा कर रहूंगी। और फिर दूसरी तरफ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ ये सारे किरदार एक ही छत के नीचे होते हैं। अंगद, जिसे उसके मैनेजर ने एक बहुत ज़रूरी गेस्ट को अटेंड करने के लिए कहा होता है, ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि उसके अपने पापा मिहिर और ऋतिक थे। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है और अपनी टेबल बदल लेता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि रणविजय उसे देख लेता है। वो अंगद का मजाक उड़ाता है और फिर एक ऐसी खतरनाक चाल चलता है जो अंगद की नई नई नौकरी को खतरे में डाल सकती है। वो उसी टेबल से एक फ़ोन चुरा लेता है जिसे अंगद अटेंड कर रहा होता है और इसी के साथ रणविजय ने अंगद के खिलाफ एक नया जाल बिछा दिया होता है। इधर दूसरी तरफ मिहिर और उनके क्लाइंट के बीच डील सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। इधर मिहिर अपनी सफलता से खुश होता है, लेकिन डील खत्म होते ही क्लाइंट मेहता अपना फ़ोन ढूंढने लगता है जिसे रणविजय ने पिछली साजिश के तहत चुरा लिया होता है। इधर मैनेजर वहां आकर कहता है कि सर, आपका फ़ोन यहीं पर होगा, लेकिन मेहता उसकी बात नहीं मानता। उसे तुरंत उस वेटर पर शक होता है जो वहां काम कर रहा होता है। वो मैनेजर से कहता है कि वेटर को बुलाओ। इधर मैनेजर अंगद को वहां बुलाता है और पूछता है कि क्लाइंट का फ़ोन कहाँ है। तो अंगद ईमानदारी से कहता है कि उसे फ़ोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्लाइंट मेहता अंगद पर फ़ोन चोरी करने का सीधा इल्ज़ाम लगा देता है। अंगद इस आरोप से पूरी तरह हिल जाता है। इधर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी मेहता का दोस्त गायब हुए फ़ोन पर कॉल लगाने लगता है। सारे लोग अविश्वास से देखते रह जाते हैं क्योंकि फ़ोन की घंटी अंगद की ही पॉकेट से बजती है। फिर वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि वेटर बने अंगद की जेब से फ़ोन की आवाज़ आ रही है। इधर अंगद खुद भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। फिर वो थरथराते हाथों से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर मेहता का फ़ोन अंगद की पॉकेट में डाल दिया होता है और ये कोई और नहीं, रणविजय ही होगा। इधर अंगद पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग चुका होता है और वो इस साजिश का शिकार बन चुका होता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।